नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में पिछले हफ्ते मैं नहीं था, शार्दुल ने चर्चा का संचालन किया और मैं फिर से इलेक्शन की कवरेज में था। उस समय हिमाचल गया हुआ था, तो वापसी हुई है और मैं चर्चा में शामिल हुआ हूँ। इस बार जो मेहमान हमारे साथ इस हफ्ते चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनसे मैं आप लोगों का एक बार परिचय करवा दूँ। दो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन जूम के जरिए। आर्टिकल 19 के नाम से बहुत एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल और चलाने वाले पत्रकार हैं, उसके एडिटर हैं नवीन कुमार। पहले भी कई सारे मीडिया संस्थानों में काम करते रहे हैं। नवीन, स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री चर्चा में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी और स्तंभकार आनंद वर्धन भी हैं। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और साथ में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी स्वागत। हेलो। तो जो विषय हैं बहुत सारे, उनके बारे में शार्दुल आप लोगों को एक बार बताएंगे जो इस हफ्ते की सुर्खियां रहीं, और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से बस दो छोटी छोटी जानकारियां साझा करना चाह रहा हूं। एक तो हमारे जो भी श्रोता हैं हमारे इस पॉडकास्ट के, उनको हम बार बार कहते हैं, एक बार फिर से वही बात दोहराना चाह रहा हूं मैं कि अपने लेटर, अपने सुझाव, अपने पत्र आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हम उनको चर्चा में शामिल करते हैं। आप हमें अपने पत्र भेज सकते हैं www.newslaundry.com/podcast-letters। तो आप यहाँ पर अपने लेटर्स हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा podcast@newslaundry.com पर भी सीधे सीधे आप अपने लेटर्स हमें मेल कर सकते हैं। एक और जानकारी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने तय किया है कि हमने दो किताबें, जो एक बहुत लोकप्रिय लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने भारतीय मैथोलॉजी के ऊपर अलग अलग विषयों पर कई सारी किताबें लिखी हैं, तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने पे उनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं। और ये जो उनकी किताब है जिसको न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस बार शामिल किया है, उस किताब का नाम है वॉर ऑफ लंका। वॉर ऑफ लंका पर को उन दो हमारे सब्सक्राइबर्स को मुफ्त दिया जाएगा जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन अपने किसी मित्र को, दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, परिवार को गिफ्ट देंगे। तो वो ऐसे दो हमारे सब्सक्राइबर्स को शुरुआत में जो गिफ्ट करेंगे, उनको हम ये किताब वॉर ऑफ लंका मुफ्त में देंगे। इस पर अमीश त्रिपाठी के दस्तखत होंगे, इस पर अभिनंदन शेखरी के दस्तखत होंगे, और मैं भी इस पर दस्तखत कर दूंगा। तो ये साइंड बुक होगी जो आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी, शुरुआत के दो जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे। इसके लिए एक और छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। जो भी आप जिसको भी गिफ्ट कर रहे हैं उनका ईमेल आईडी, साथ में अपना पता और कॉन्टैक्ट नंबर हमें मेल कर देंगे, तो ये किताब आप तक पहुंच जाएगी। जो हमारा चुनाव का कारवां था जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है, वो हमारा एक एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हम कर रहे हैं, जिसमें आप लोग हमें समर्थन देते हैं आर्थिक रूप से। उसके ज़रिए ये एनएल सेना का हमारा चुनावी कारवां चल रहा है। और गुजरात और हिमाचल में हमने काफ़ी लंबा काम किया, और अभी भी हमारे एक रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं, आयुष तिवारी। इसके बाद हम गुजरात के चुनाव को कवर करेंगे। तो हमारा ये जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है, इसको भी आप अपनी मदद दे सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर इसका लिंक मौजूद है। वहाँ पर आप जाएं और अपने मन मुताबिक राशि का आप चयन कर सकते हैं। इस हफ्ते जो सुर्खियां हैं शार्दुल, वो एक बार आप हमारे श्रोताओं से साझा कर दें और फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। जी अतुल, पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, मैंने नाम पूरा इसलिए लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्लिष्ट नाम लेना। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई जी। बुधवार को 9 नवंबर को उन्होंने शपथ ली, और वो फॉर अ चेंज, क्योंकि हाल ही में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश जल्दी जल्दी रिटायर हो गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अगले 2 वर्षों तक 10 नवंबर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। दूसरी सुर्खी भी न्यायालय से ही जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 103वें संशोधन, जो गरीबों को 10% आरक्षण देता है, उसको बरकरार रखा और उसको संवैधानिक
करार दिया। ये फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने, बेंच ने दिया। इस पर हम आज थोड़ा विस्तार से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। जी। और ये सर्वमत से नहीं था, बहुमत का फैसला था। मुख्य न्यायाधीश उस समय के रिटायर होने से पहले यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पारदीवाला ने इसे सही माना। और जैसा आपने कहा, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे भी। दूसरी सुर्खी फेसबुक सोशल मीडिया के जगत से। अभी 2 हफ्ते पहले हमने ट्विटर पर चर्चा की थी और इस हफ्ते फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो स्वामी कंपनी है मेटा, उसने अपने लगभग 13% यानी 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और वो अगली तिमाही तक, अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक हायरिंग भी नहीं करेगी कोई। और इसकी वजह है मेटावर्स में जो मार्क जकरबर्ग जा रहे हैं और इनकी मार्केट कैप में करीब 75% गिरावट आई है। एक और ज़रूरी सुर्खी सरकार की ओर से। बुधवार को भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी किया और उसमें कहा गया कि अब से टीवी चैनलों के लिए ज़रूरी होगा कि वे राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता का कोई ना कोई कार्यक्रम 30 मिनट के लिए हर रोज़ ज़रूर दिखाएं। इस पर भी बात करेंगे हम लोग। जी। इसमें एक बात और कही गई कि समाचार संस्थाएं जो परमिशन हर साल लेती थी वो अब 5 साल के लिए ले सकती हैं। और एक जो मुझे लगा थोड़ा बेहतर वो कर रहे थे, नए चैनलों को जो स्वीकृति देने की समय सीमा है वो भी तय की गई है, कम से कम कही गई है। इस मामले में ये है कि जो केबल टीवी का जो एक्ट है, हाँ जी, उसमें कैबिनेट ने एक संशोधन किया है कि उसके जरिए कंटेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आधे घंटे का एक राष्ट्रीय हित का, सामाजिक हित के कंटेंट को शामिल करने की। तो वो एक तरह से वो उस एक्ट में संशोधन किया है कैबिनेट ने। हाँ। अच्छा, एक सुर्खी और राजनीतिक क्षेत्र से। हाँ। एक विशेष अदालत ने शिवसेना के नेता संजय राउत को जमानत दे दी और कहा कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे वो ईडी ने दायर किए थे। जी। एक ज़रूरी सुर्खी जो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस COP27 में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। छोटे और द्वीपीय जो देश हैं, आइलैंड नेशंस जो हैं, उन्होंने कहा कि भारत और चीन को विकासशील देश होते हुए भी एक तरह का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या और क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि हम बहुत सारा विकास के लिए भी ऐसा प्रदूषण कर रहे हैं जिससे ये देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जितनी आइलैंड नेशंस हैं उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा समुद्री तल के बढ़ने से खतरा बना हुआ है। जी। हिमाचल प्रदेश से सुर्खियाँ 1-2। हिमाचल प्रदेश चुनाव में भाजपा ने चुनाव जीतने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। इसके साथ साथ जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, SGPC ने, उसने प्रस्ताव पास किया फिर कि भारत सरकार देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है और हम इसका विरोध करते हैं। हाँ। एक खबर लंदन से। हमने कितनी सीरियस बातें की, तो लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को खुद को भारत को सुपुर्द न किए जाने की याचिका को खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा था, नीरव मोदी ने, कि मुझे आत्महत्या का खतरा है। और मुझे इस पर हंसी आ गई, क्योंकि मतलब इसमें क्या कहें, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नीरव भाई आ जाइए। आज किस अरब पति को आज तक हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचा है जो आपको पहुंच जाएगा। आप पर भी नजर बस इसलिए गई, आप बहुत तेजी से उड़ने लगे थे। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। हाँ, थोड़ा कम उड़ते तो यही रहते। हाँ, आपको याद हो अगर, उस डॉक्यूमेंट्री में था कि भाई वो लोग कह रहे थे कि इसके पास इतनी जल्दी इस फ्लैट की अपार्टमेंट बिल्डिंग में कैसे पहुंच गया, ये कौन है ये। तो आखिरी सुर्खी और ज़रूरी बेंगलुरु से है, जहां लोगों को हम जैसे मस्खरों से दिक्कत है। स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास का शो कैंसिल हो गया बेंगलुरु में। और ये एक हिंदुत्ववादी संगठन ने शिकायत की थी, हिंदू जन जागृति समिति ने, और कहा था अब तो आदत सी है ऐसे जीने। अरे आप सुनिए तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इन्होंने महिलाओं का अपमान किया था। वॉशिंगटन DC में जॉन F कैनेडी सेंटर में प्रधानमंत्री और देश का भी अपमान किया था। उनका कहना था बेंगलुरु जैसे सांप्रदायिक जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। और मैं यूपी से आता हूँ, मैं सोचा था बेंगलुरु सेंसिटिव कब से है भाई? मेरठ और अलीगढ़ से सेंसिटिव बेंगलुरु है। तो एनीवे जी, तो ये सुर्खियाँ तो ये थी सुर्खियाँ। एक बड़ी घटना इस हफ्ते की है और काफ़ी इस पर, जैसा कि कहते हैं लोग, देश का धर्म भी है। दूसरा, क्रिकेट का एक महाकुंभ चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, और उसके सेमीफाइनल में इंग्लैंड से कल भारत का मुकाबला हुआ। तो भारत बुरी तरह से हार गया, एक तरफा लगभग, जिसको कहते हैं धोबी पछाड़ दिया एकदम।
इंग्लैंड ने। शार्दुल के बारे में मुझे मालूम है कि क्रिकेट में कोई ख़ास रुचि नहीं है, फिर भी इनकी टिप्पणी लेना चाहूँगा। एक संक्षिप्त में, नवीन, आपकी क्रिकेट में कोई दिलचस्पी? नहीं, मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है, मेरी ज्योतिष में दिलचस्पी है। वेरी नाइस। हाँ, तो मुझे लगा कि अब जैसे बीसीसीआई क्रिकेटरों की नियुक्ति करती है और उनकी फीस तय करती है, हाँ, वैसे उसको 4-5 बाबा तय कर लेने चाहिए। हाँ, नोडल एजेंसी बना के और ऐसे बाबाओं की नियुक्ति कर लेनी चाहिए और उसी में जाना, उसी मैच में उतरना चाहिए जिसमें चंद्रमा, बुध, ऊंच नीच, ये सब राहु केतु लग्न शुभ हो, सब एकदम सही लगन में हो, जहां आपका शनि वक्री ना हो। तो मुझे लेकिन मालूम है आनंद की क्रिकेट में रुचि है, और मैं खुद को भी अपने को उसी कैटेगरी में रखता हूँ जिसकी क्रिकेट में रुचि। आनंद, ये जो निष्कासन हुआ, जिस तरह से टीम गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, T20 स्मॉल मार्जिन का खेल है, लेकिन ये बड़ी मार्जिन का खेल हो गया। और एक है कि एक कमजोर कड़ी भारत की गेंदबाजी थी जो कि एक्सपोज नहीं हो रही थी टूर्नामेंट में, लेकिन कल एक्सपोज्ड हुई। मेरे ख्याल से खासकर ऑस्ट्रेलियाई पिचों के अनुरूप इनकी गेंदबाजी नहीं थी। और जो एक वेपन हो सकता था उसके प्रति थोड़ा सा मतलब डाउटफुल दिखे, जैसे कि स्पिन का यूज खासकर रन कंटेनिंग वगैरह में, और विकेट टेकिंग में भी जैसे लेग स्पिन वगैरह का बिल्कुल भारत उतना आश्वस्त नहीं था अपनी स्पिन क्षमता को लेके, और गेंदबाजी कमजोर करी थी। और एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड जो कि कॉन्फिडेंट हो वो एक्सपोज कर सकती थी, जो जिसने कल कर दिया। और मेरे ख्याल से ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था जो कल एक्सप्लोड हुआ, फट गया। मुझे लग रहा है कि कई सारी चीज़ें थी जो एक साथ चल रही थी, और एक दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उस पर पर्दा डाले हुए थे। जैसे ओपनिंग जोड़ी लगातार फ्लॉप हो रही थी, वो क्लिक नहीं कर पाई पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इंडिविजुअल चाहे वो कभी विराट ने संभाला, सूर्य कुमार की पारी ने संभाला, तो जैसा आपने कहा कि बहुत छोटे थिन मार्जिन से फैसले होते हैं T20 टीम में, तो इसलिए वो गड़बड़ियाँ सामने नहीं आ पा रही थी। बॉलिंग का आपने जिक्र किया, इसके अलावा जो बैटिंग की डेप्थ का भी एक अभाव था, वो भी एक बड़ी समस्या बना रहा पूरे टाइम। रविंद्र जडेजा नहीं थे टीम में, तो वो एक समस्या के तौर पे सामने आया। कई सारी चीज़ें थी, पर यह है कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग हो गई ये हार। 10 विकेट से भारत ने एकदम सरेंडर एक तरह से कर दिया सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में, वो थोड़ा सा लोगों को अपचनीय हो गया। बाकी तो हार जीत तो अपनी जगह है। शार्दुल, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है भारतीय बहुत खुश थे, अरे अब तो अंग्रेजों पर वैसे प्रधानमंत्री हम बन गए, कोई नहीं तुम मैच जीत लो अब। तो हो सकता है हो, लोगों का मिसगाइडेड बड़ा रहता है नेशनलिज्म। दूसरा, देखिए, मैं ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता, जैसा आपने कहा, मुझे समझ भी नहीं आता रोमांच, वो सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि खेल में दक्षता आपको लगातार जिताती है और वो चलता रहता है। पर सिर्फ आप ही नहीं, मेरे फ्लैटमेट, मेरे कई दोस्त भी बड़ा दुखी थे, तो मेरे दिमाग में तो एक ही दुखी नहीं मेरे, हाँ, मैं दुखी नहीं आप हूँ, नहीं, लेकिन आप हाँ, नहीं, मेरा मतलब मेरे दोस्त बहुत से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हाँ, ये तोड़ देते हैं। लोगों को ये लगा कि भाई इतना बुरी तरह से सरेंडर नहीं करना चाहिए था। थोड़ा मैच में लड़ाई होती, थोड़ा खींचतान मचती, फिर ये होता नज़दीकी थोड़ा मुकाबला होता, फिर हार जाते तो संतोष होता। यहाँ पर ये था कि टीम पूरा 10 विकेट से एक तरफा, उसने कहा कि अब ये तो ऐसे हो गए जैसे 71 में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पर हाँ, देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, मैं थोड़ा मजाक भी बनाना चाह रहा था। कभी कभी मौका मिलता है तो मेरे दोस्त और ये सब जो मैंने देखा, उसमें मुझे एक ही बात दिमाग में आई थी अभी भी, आंसू निकल रहे थे रास्ता बदल के। वही हाल हो गया है लोगों का। तो ठीक बात। तो हम चर्चा के अपने मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान पीठ थी उसका फैसला आया। EWS कोटे के तहत जो 10% आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्गों को संविधान के 103वें संशोधन के जरिए, उसको सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जायज़ ठहराया है। हालांकि ये बटा हुआ फैसला था, 3-2 से EWS कोटे के पक्ष में बेंच ने फैसला दिया। तो इसके तहत अब सामान्य वर्गों को जो सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षा है, वहाँ पर 10% आरक्षण का रास्ता खुल गया है। पर
इस फैसले ने कुछ और भी रास्ते खोल दिए हैं, अगर कहा जाए तो। जैसे एक रास्ता ये कि इसी सुप्रीम कोर्ट का बार बार ये कहना था कि रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती, तो क्या अब वो जा सकती है? अब वो ओपन गेट है जहाँ से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा गेट ये खुल गया है कि जब अब 10% सवर्णों को आरक्षण देने का रास्ता खुल ही चुका है, तो अब ये हाई टाइम है कि ये बात तय हो जाए, क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर ये बात तय नहीं है। इस बात को लेकर बहुत संदेह है, संशय है कि वो कौन से पैमाने थे, वो कौन से आंकड़े थे जिनके आधार पर ये तय किया गया कि 10% सवर्ण गरीब हैं। उनकी जो सीमा है या उनकी आय है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये किस आधार पर तय हुआ कि 10% ही EWS के लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वही गरीब हैं और उतने लोगों को ही देना चाहिए। जैसे जब मंडल आयोग की सिफारिशें आई या जब उस आयोग का गठन हुआ तो उसने 11-12 पैरामीटर थे जिसके आधार पर नापा, तब जाकर ये तय हुआ। और वो 20-25 साल की एक प्रक्रिया रही जिसमें ये तय हुआ कि भाई 27% आरक्षण OBC को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। ये इसके पैरामीटर्स हैं, यहाँ खामियां हैं, यहाँ गड़बड़ियाँ हैं। तो क्या ऐसा कोई पैरामीटर्स, ऐसी कोई चीज़ें, तो एक वो खुल गया कि क्या अब ये तय होने का भी समय आ गया है कि जाति जनगणना हो, पता चले कि किसकी कितनी संख्या है, और साथ में आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण हो और पता चले कि किस कैटेगरी में, OBC में, ST में, SC में, जनरल कैटेगरी में कितने लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। क्योंकि ये 10% का आंकड़ा, आप मतलब ये ऐसा है कि आप बीमारी का इलाज कर रहे हैं लेकिन ना तो आपको लक्षण पता है ना सिम्टम पता है, लेकिन आप इलाज सीधे करने के ऊपर कूद पड़े हैं कि 10% आरक्षण दे देंगे। ये सारे सवाल हैं, आज हम इस सब पे बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा नवीन, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया है, इससे क्या क्या नई चीज़ें खुल सकती हैं? अतुल, आप कह रहे थे ना कि ये जो है क्या कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, और आप इलाज किए जा रहे हैं। तो ऐसा तब होता है जब डॉक्टर अनाड़ी होता है, तो वो कुछ नहीं करता, वो ढेर सारी विटामिन की गोलियां लिख देता है कि आप सुबह कैल्शियम खाइए, दोपहर में B कॉम्प्लेक्स खाइए, शाम को विटामिन D खा लीजिए, कुछ ना कुछ तो ठीक होगा ही होगा। नहीं भी होगा तो कोई नुकसान तो नहीं है विटामिन खाने का। तो दरअसल ये पूरे सवर्णवादी व्यवस्था को विटामिन की गोली देने की एक फूहड़ कोशिश है कि आप कैसे उसको बनाए रखेंगे। इसमें बहुत सारे लोग उलझ गए हैं, केवल कोर्ट ही नहीं उलझ गया है, केवल दक्षिणपंथी पार्टियां ही नहीं उलझी हैं। इसमें तो सब दाएं बाएं साएं किनारे लग के कोई परशुराम की मूर्ति लगाने लगा, कोई त्रिशूल उठाने लगा। जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले थे वो सब इसमें लटपटा गए हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सब जनेऊ बांध लिए हैं, करना क्या है इस बात का। लेकिन इसमें मानना पड़ेगा तब भी कि कम से कम देश की 2 पार्टियां और बड़ी पार्टियां, RJD और स्टालिन की पार्टी DMK, दोनों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। और स्टालिन ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि हम जो है पुनर्विचार याचिका डालेंगे इसके खिलाफ। लेकिन जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि ये 10% क्या है, हम लोग इसको सुदामा कोटा कहते हैं, कि आप 10% सुदामा कोटा जो आप ला रहे हैं उसके पीछे की नीयत समझनी पड़ेगी। मंडल कमीशन की एक वैचारिकी थी, उसके पीछे वो था, एक लंबा काम था, सर्वे किया गया था बहुत समय तक, और उसके बाद कहा गया था कि ये आरक्षण का रोड मैप होना चाहिए जिसमें OBC रिजर्वेशन उसका एक छोटा सा पार्ट था, उसकी सारी सिफारिशें लागू भी नहीं हुई है। तो लेकिन जो जस्टिस पारदीवाला ने कहा वो बताता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है अंतहीन समय तक जारी नहीं रह सकता है, ये ठीक नहीं है सिस्टम के लिए। तो और कुछ दिनों पहले एक जज साहब ने कहा कि इस देश में जो है बहुत नुकसान हुआ है रिजर्वेशन की वजह से। तो एक जो जुडिशियल माइंडसेट है और जो दक्षिणपंथी दलों का जो माइंडसेट है
वो दोनों जब मिल जाता है तो एक लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। फिर वहां सामाजिक न्याय बचेगा कि नहीं बचेगा, वो किस फॉर्म में बचेगा, कितना बचेगा, ये सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है। और रही बात 50% रिजर्वेशन की, तो वो तो अपने आप ही कोर्ट ने कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर यहां तक बढ़ गया ना कोर्ट कि हम 60% को मान रहे हैं। हाँ भाई मान लीजिए कि एक क्रीमी लेयर है, ठीक है, ओबीसी की जाति है, क्रीमी लेयर, उसकी कमाई 8 लाख रुपए से ऊपर है तो भी उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में आएगा। अब बताइए कि क्रीमी लेयर इधर रिजर्वेशन ले नहीं सकता, 10% के कोटे में, ईडब्ल्यूएस कोटे में जा नहीं सकता क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसे कमाता है, तो वो तो अपने आप ही 40% में चला गया ना। तो आप कहां माने कि 50%, ये तो टूट गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रैकेट तोड़ दिया 3 दिन पहले कि हम 60% तक के लिए तैयार हैं। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये आगे जाते जाते हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो ऐतिहासिक अन्याय का एक उसको कहिए कि माफी मांगने का तरीका है, लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। और ये प्रतिनिधित्व का मसला है, ये जाति की प्रतिनिधित्व का मसला, जाति के आर्थिक उसको सुधारने का, जाति के आधार पर लोगों को बाइफरकेट करने का या लोगों को आइडेंटिफाई करने का इशू नहीं है। रिजर्वेशन और मनरेगा में तो आपको फर्क करना पड़ेगा ना, तो ये आप रिजर्वेशन को मनरेगा बनाना चाहते हैं दरअसल, और ये बहुत मुश्किल घड़ी है उन लोगों के लिए जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो इसकी राजनीति करते हैं, जो इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जो देखिए कि कितना बड़े पैमाने पर जो है ओबीसी की जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और उसका वोट परसेंट 50% से ज्यादा चला गया। तो ये बताता है कि वो सवर्ण प्रतिनिधित्व की भी राजनीति वही करेंगे, ओबीसी प्रतिनिधित्व की भी राजनीति वही करेंगे। आने वाले दिनों में ये जो ओबीसी कोटा है, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछली बार आते ही एक आयोग बनाया था और उसने कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन को 3 भागों में काट कर जो है अति पिछड़ा, पिछड़ा और एक और कैटेगरी बनाकर इसमें सब 27% को बांट दीजिए। उसके बाद राजनीति होगी, जिसमें सबसे कम जो है यादवों की कैटेगरी जिसमें थी उसको 8% रखा था। तो अखिलेश यादव, अगर वो फॉर्मूला लागू होता है तो आप सोचिए कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ऐसे लोगों की राजनीति कहां जाएगी। तो ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत सारी चीजें बदलेगा और अभी तो शुरुआत है इसकी। ठीक बात। आनंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको क्या बदलता दिख रहा है? देखिए, इसमें 2-3 जो है बदलाव, लेकिन सीमित बदलाव, और 2-3 जो है व्यवहारिक पक्ष हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक है कि इसमें जो 103 जो संवैधानिक संशोधन था, जिसमें आर्टिकल 15 में 6ठा क्लॉज जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में भी 6ठा क्लॉज जोड़ा गया। बेसिकली ये अमेंडमेंट इसी का है। तो इससे पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर जो नई चीजें हैं, पहली है जिस पर एक तरह से एक सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी अब मिल गई, हालांकि आंशिक रूप से ये दूसरी चीजों में भी प्रतिबिंबित हुआ था कि आर्थिक जो स्थिति है वो आधार हो सकती है आरक्षण का। इसे सुप्रीम कोर्ट ने माना इस फैसले से। सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं, आर्थिक पिछड़ापन भी या आर्थिक स्थिति, खराब परिस्थिति भी हो सकती है। ये एक पहला है कि थ्योरेटिकली माना, और ये 5 जजों ने माना है अगर आप फैसले को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बाद में है। अच्छा। तो और आंशिक रूप से ये एक तरह से जो आर्थिक कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूजन का, जो कौन बेनिफिशियरी नहीं होंगे, वो इंदिरा साहनी जजमेंट जो है उसमें भी है। जो क्रीमी लेयर है वो आर्थिक कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो लेकिन वो एक्सक्लूजन का था कि ये एक्सक्लूड होंगे। तो ये पहला। लेकिन जो 2 जज नहीं, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जो यूयू ललित हैं, वो कहें कि लेकिन इसमें जो है कि ये सिर्फ एक कुछ समुदायों के लिए आर्थिक आधार होगा, और
जो ऑलरेडी रिजर्व्ड क्लास हैं, SC, ST, OBC, उनके लिए ये उपलब्ध नहीं होगा। ये समानता की अवधारणा को के विपरीत जा रहा है। तो ये उनका इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और दूसरी चीज जैसा नवीन बता रहे थे कि ये 50% रिजर्वेशन को लांघने वाला, उसको ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से सहमति दे दी। हालांकि जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि वो 50% वाला जो कैप है, वो जो रेगुलर अभी तक रिजर्वेशन है, ये एक सेपरेट कैटेगरी ऑल टुगेदर है। तो ये, हालांकि ये बात थोड़ा सा जो है विरोधाभासी है, मतलब प्रैक्टिकली ये जो है समझना मुश्किल है। हाँ, मतलब कैसे आप कह रहे हैं 50% की एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। जी जी। तो एक महत्वपूर्ण बात श्रोता जान लें कि जो 76वां संविधान संशोधन था 1994 में, जिसमें तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन को पार्लियामेंट ने जुडिशियल रिव्यू से परे रखने के लिए उसको इंसुलेट कर दिया था उससे, कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो वो 76वां संविधान संशोधन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज पेंडिंग है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो 1994 का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, उस पर फैसला नहीं आया है अभी तक। और लेकिन अब ये EWS फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक मान्यता दे दी कि इसको ब्रीच किया जा सकता है जी। एक तरह से मैं इसे लिमिटेड पॉइंट ऑफ डिपार्चर मानूंगा इसे भी। ठीक बात। और एक तरह देखिए कि सामाजिक न्याय में भी दो धाराएं लोहियावादी पॉलिटिक्स की निकली। तो जैसे नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है और वो जो है कास्ट जो है सेंसस भी करवाना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक हैंडल का सेंसस के बाद जो सिनेरियो बनेगा, एक इससे उनको एक हैंडल मिलेगा कि कुछ भी ब्रीच कर सके। मतलब कि उन्होंने इसी का स्वागत किया है कि 50% को ब्रीच किया जा सकता है जी। तो अब ये एक सामाजिक न्याय की राजनीति में भी ये जो लोहियावादी एक धारा में भी कई है। और इसका एक और है जो कि राष्ट्रीय चर्चा में इस विषय पे ज्यादा नहीं आया, कि ये कोई मतलब एक दशक 2 दशक पुराना मामला नहीं है। और 1978 में बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर सरकार ने 3% रिजर्वेशन जो है अपर कास्ट पुअर को दिया था 1978 में ही, मंडल कमीशन से भी पहले। और उस समय जो है कुछ लोगों ने असहमति जताई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो विरोध नहीं हुआ था, लेकिन असहमति थी, हल्का फुल्का छिटपुट हुआ था। उसका एक बड़ा मैं कारण ये मानता हूँ क्योंकि वो एक टैंडम में किया गया था। उस समय EBC को भी पहली बार मान्यता मिली थी। उस समय बिहार जो है सामाजिक न्याय राजनीति का एक प्रयोगशाला था, लोहियावादी धारा थी, जयप्रकाश मूवमेंट का वो गढ़ रहा, कई चीजें मिल गई थी। तो उस समय EBC को भी कर्पूरी ठाकुर ने मान्यता दी कि वो OBC के अंदर EBC भी होना चाहिए ये। और उसमें भी साथ में ये भी एक ब्रॉडर कोएलिशन सोशल बनाने में इन्होंने कहा कि 3% अपर कास्ट पुअर को भी मिलना चाहिए। ये जो बहस है बहुत पुरानी जाती है, जो कि अभी जो चर्चा हुई उसमें मैं ये नहीं देखा समाचार पत्रों में। ये एक बात हुई। तीसरी बात इसमें व्यवहारिक पक्ष क्या है कि जो ये जो कैटेगरी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की, ये जो है एक सेकुलर कैटेगरी है। तो इसमें जो है जो माइनॉरिटी में भी जो थोड़े सक्षम है, जो ऐसे तो परिभाषा से ये जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, लेकिन अभी जो अगर व्यवहारिक पक्ष देखें तो पिछले जो 3 साल में जब से ये लागू हुआ तब से जो कट ऑफ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के देखिएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में जो देखिएगा, उसका अचानक जो है कट ऑफ गिर गया। तो कट ऑफ गिर गया, उसका कारण था कि शुरू में जो है यहाँ एक व्यवहारिक 2-3 पक्ष हैं कि दस्तावेज जो है भारत में मिलना जो है, इसके लिए जो कि फेक मार्केट बहुत है। एक आय सर्टिफिकेट बना लेना जो है फेक रूप से शुरू में काफी आसान था। बाद में इसमें स्क्रूटनी होनी शुरू हुई तो अब जो है कट ऑफ चढ़ा है।
अब कट ऑफ चढ़ा है क्योंकि शुरू के 1-2 साल इससे बहुत बेनिफिशियरी हो गए, क्योंकि स्क्रूटनी नहीं हो रही थी, उतना फेक सर्टिफिकेट्स था। बाद में स्क्रूटनी शुरू हुई तो अब लोग डरे हैं कि और अब थोड़ा सा कट ऑफ फिट चल रहा है EWS का, यूनिवर्सिटी एडमिशंस में भी, IITs में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी। एक तो आप, और जिसका आपने जो जिक्र किया कि इसमें जो सबसे आर्बिट्रेरी तत्व है ये 8 लाख सीलिंग का है। तो अभी जो डेटा है, जो मतलब लास्ट डेटा जो मैंने देखा, जो औसत भारतीय परिवार है, 5 लोगों का परिवार को औसत अगर मान लें तो उसकी आय जो है पर कैपिटा एक एवरेज ले लिया जाए तो 6.5 लाख बता रहा है। तो आपने 8 लाख कर दिया गरीब तो, बता दिया। तो ये नेट बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत वाइडर नेट हो गया। और ये सब अगर स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेटेड है तो इसका टाइटर नेट होना चाहिए, जो कि अगर मान ले कि है भी कि आप करना है तो इसका नेट बहुत टाइटर होना चाहिए। एक लंबा सा जाल फेंके जो भी आ सको 8 लाख, तो ये इसको पहले तो बहुत टाइट करना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल से आगे भी बहस होगी, इसे 8 लाख किस आधार पे किया जाए। वही एक तो 8 लाख वाला भी और 10% का भी तय करने का जो पैमाना है वो भी थोड़ा और उसको 10% वाला भी जो स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए। किसी मतलब हर राज्य के सेंसस में अलग तरह का डेटा भी थ्रो कर सकता है ना, तो ये भी है कि और एक बात लोग उठा रहे हैं कि जैसे और जो उसमें एक और ये भी है कि जो उसमें मतलब तुलनात्मक रूप से समृद्ध जो है उसके लिए ये सिर्फ एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली बात हो गई कि हाँ हमें भी मिला, जबकि उसको और ज्यादा स्पर्धा झेलनी होगी जो जनरल कैटेगरी में है, जो 8 लाख सीलिंग में नहीं आता है, उसके लिए तो 10% सीटें और कम हो गई। तो उसको तो और स्पर्धा झेलना है, उसके लिए स्थितियां और खराब हो रही हैं। अगर 100 में 50% पहले सीट रिजर्व थी, 10% और हो गई, तो अब तो वो सिर्फ 40% सीट में फाइट करेगा। तो वो और तीसरी बात है कि संवैधानिक लॉजिक और इसका पॉलिटिकल एंगल जो है, तो संविधानिक, मेरे ख्याल से संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको वो समय के साथ जो है मतलब कास्ट इन स्टोन नहीं होना चाहिए, वो समय के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल बेनिफिट जो है मेरे ख्याल से 3 साल में जिन लोगों ने उठाना था उठा लिया। अब ये जो है ना ये सेल्फ लिमिटिंग होगा जो भी पार्टियां इसके, क्योंकि ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। ठीक बात। अब जो है एक प्रतिस्पर्धा होगी कि हमको भी शामिल करो इसमें, और 10% ही क्यों, ये भी सवाल होगा। शार्दुल कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से चुप हैं। हाँ शार्दुल। देखिए, ये नवीन ने, आनंद ने, आपने इसे रखा, ये मेरी नज़र में, और मैं कौन सी नज़र से बात कर रहा हूँ इस विषय में ये बताना बड़ा ज़रूरी है। मैं कभी भी किसी आरक्षण में नहीं आऊँगा, तो मैं एक बाहर से देख रहा हूँ इसको, है ना, और ये बात मैं जानता हूँ और आना भी नहीं चाहिए। 2 एब्सोल्यूट बात और साइड में रख देते हैं। जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है ये सारी परिभाषा, दूसरे वो लोग जो कह रहे हैं नहीं ये बिल्कुल सही हुआ, जैसा है वैसा ही बिल्कुल सही हुआ, वो भी गलत है। ये दोनों एब्सोल्यूट बात गलत हैं। देखिए, गरीबी अपने आप में एक विकलांग करने वाली चीज़ है, जो भी आप हों उसमें गरीबी सबसे बड़ा श्राप है जीवन का। और जिसने, नम्रतापूर्वक मैं कहूँगा, इनफैक्ट मैं ध्यान से लिख कर लाया था कि जिसने गरीबी नहीं देखी वो नहीं जानता कि गरीबी क्या होती है ना। तो हमारी शैक्षणिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार हुआ नहीं है। ये केवल एक तरीके से ऐसा है कि आपकी नींव मजबूत है नहीं, लेकिन आप उस पर एक और खंभा डाल रहे हैं छत को सहारा देने के लिए, जो ऑलरेडी ढहती हुई दिख रही है। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, सामाजिक न्याय के अधिकार में आने वाले लोगों में गरीबी के हिसाब से विभाजन करना एक बड़ी गलत बात है। जैसा आनंद ने अभी जिक्र किया, हम ये भी जानते हैं बहुत सारे सर्वे से, कमेटी की रिपोर्ट से, कि भारत के गरीबों में मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है। फिर जो भारत, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 25,000 रुपये महीना अगर आप कमाते हैं तो आप भारत के टॉप के 10% लोगों में हैं। तो फिर 8 लाख पर साल कमाने वाले रिजर्वेशन कैसे पा जाएंगे? और मैं तो ये नहीं जानता, अगर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो गरीब कैसे हो भाई? क्या खाते हो? आप गरीब नहीं हो, है ना। आप अमीर नहीं कहे जा सकते, लेकिन आप गरीब भी नहीं हैं। इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा
गरीबी में रहता है, जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा तबका सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का है, जिसमें ओबीसी आते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग आता है, जिसमें आदिवासी आते हैं, जिसमें सामान्य लोग भी आते हैं। गरीबी अपने आप में एक श्राप है, लेकिन उसको अलग कर देना सामाजिक पहचान से, ये बड़ी टेढ़ी सी बात है। दूसरी चीज़, इस कोटे का दृष्टिपटल, इसका रिजल्टेंट जो है वो इतना छोटा है कि ये कभी ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। आप ये कैसे देखेंगे? और मैं देख रहा था, और शायद मेरी जानकारी गलत हो, नवीन या आप या आनंद मुझे ठीक कर दें अगर मैं गलत हूँ। ओबीसी में आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं जब आप 8 लाख रुपए साल आपकी आय है, लेकिन इसमें मतलब 8 लाख रुपए साल अगर आपकी आय है तो आप आरक्षण के लिए राजी हैं। इससे ज़रा आप सामाजिक स्तर पर देखिए, आप ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में होते हुए अगर आप वहाँ उस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आप 8 लाख रुपए साल कमा रहे हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को, जो लोग सवर्ण कहना पसंद करते हैं, सवर्ण सही शब्द नहीं है, है ना, सामान्य वर्ग से आते हैं तो 8 लाख रुपए आपको गरीब बनाते हैं। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? ये बड़ा विचित्र सा आर्ग्यूमेंट है। ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। या तो आप एक बात मानेंगे या दूसरी, ये दोनों नहीं मानी जा सकती। भाई हम रहते तो इसी समाज में एक्चुअली, इसीलिए वो जो आर्बिट्रेरीनेस दिखता है इस पूरे लगा 10% के आरक्षण पे, इसीलिए उसकी बात हो रही है। दूसरी बात, जो 50% पे कई बार लोग उठाते हैं, मुझे देखिए, एक मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ इसमें, लेकिन एक नए व्यक्ति की तरह देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन ये ज़रूर है और ये प्रकृति का नियम है। भविष्य हमेशा अतीत का बंधक नहीं बन के रह सकता, इसलिए 50% एक सॉर्ट ऑफ, आप समझ सकते हैं, आर्बिट्ररी सही, लेकिन बड़ी सबको समझ में आने वाली बात थी कि हम अपने 50% हिस्से को भविष्य की चीज़ों के, जो अतीत के हमने अलग अलग गलतियां की हैं, जो हमारे विकार हैं, उसके लिए बना के रखेंगे। लेकिन तो जिसे इस विषय में इंटरेस्ट भी नहीं है वो भी समझ जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये सीलिंग टूट गई है तो फिर जो उसके विरोध में थे वो और ज्यादा हो जाएंगे। इसमें एक हिपोक्रेसी भी है, बिल्कुल एक हिपोक्रेसी कोर्ट की है, उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। ये जो 50% की ब्रैकेट की बात थी, यही कोर्ट कहता था, और किस कॉन्टेक्स्ट में कहता था ये भी लोगों को जानना चाहिए कि जब रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई कि भाई इस देश में जो मुसलमान, पसमानदा मुसलमान है, उसकी बड़ी हालत खराब है, उसके लिए सोचने, ये केवल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जाता था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जाता था कि धार्मिक आधार पर तो रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, अब धार्मिक आधार पर भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता, वो वही कोर्ट कर रही है। और वही कोर्ट सवर्णों के मामले में 10% का ब्रैकेट खोल के पूरा पैंडोरा बॉक्स खोल देती है। तो ये हिपोक्रेसी इनकी भी है कि आप एक तबका है, इस देश का नागरिक है, जिसको आप सिर्फ इस आधार पर वंचित रखे हुए हैं क्योंकि उसका धर्म कुछ और है। और उसमें भी कई हिपोक्रेसी है। क्रिश्चियन दलित कन्वर्ट हुआ, उसको आप नहीं देंगे। दलित सिख है, दलित बौद्ध है, जैन है, उसको आप देंगे। ये सारी हिपोक्रेसी, कोर्ट ने इतने सारी चीज़ों के सवाल खोल दिए जिस पर बहुत सारी चीज़ें का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। जी, ये जाल बन गया। मैं 2 छोटी छोटी बात और जो मुझे बाहर से देखने में समझ में आई, ये एक ऐसा आरक्षण है कि अगर हम मूलभूत शैक्षणिक और आर्थिक व्यवस्था, जैसे हम कैपिटल जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस हो रही है, आप देखिए पैंडेमिक में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, बहुत सारे लोग आर्थिक व्यवस्था में नीचे चले गए, इन्फ्लेशन जिसे हम बात करते रहते हैं। ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो ये आरक्षण की जरूरत अपने आप कम होती जाएगी, लेकिन अगर नहीं सुधरी तो इस आरक्षण में आने वाला वर्ग बढ़ता जाएगा। ठीक बात है। मैं इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूँ। हाँ नवीन, जो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो स्थितियां सुधरती चली जाएंगी, नहीं सुधरेंगी और नहीं सुधरी हैं। ऐसी टोटल चीजें हम देख रहे हैं। आप मूंछ रखने के आधार पर किसी को आज भी मार रहे हैं, वो आदमी समृद्ध था। नहीं, माफी चाहूंगा नवीन, मैं केवल इसके लिए कह रहा था, ईडब्ल्यूएस के लिए कर दे रहे हैं दलित होने की वजह से। तो इसीलिए कहा गया था कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो ये एकदम नहीं माना जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश सरकार का अपना सर्वे है कि जब पेंडेमिक फैला और जो पलायन हुआ मजदूरों का, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो थे, और वो लगभग 90% के आसपास हैं, वो दलित, आदिवासी और ओबीसी के तबके के लोग थे, मुसलमान थे। तो फिर तो ये साबित हो चुका है ना कि, और सरकार खुद ही साबित कर चुकी है कि जिसको वाकई आरक्षण की जरूरत है, जो न केवल ये अब इसका कोई डेटा नहीं है, एनएफएचएस का डेटा है
कि आप देख लीजिए कि किसके पास जमीन है, किसके पास नौकरी है, किसके पास काम है, और उसके बाद आप तय कर लीजिए कि आरक्षण की जरूरत किसको है। आप देख लीजिए कि ये जो घर बनाकर आप दे रहे हो इंदिरा आवास, जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना आप कह रहे हो, वो किसको दे रहे हो। आप देख लो कि किसको बसा रहे हो गर्मजरुआ जमीन पर। आप जो लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ उसमें किसको कितना फायदा हुआ, या जो लाभार्थी हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं, बिना इस पर चर्चा किए हुए हम ये नहीं कह सकते कि आप उसको, फिर तो आप हर एक दलित आदिवासी को 10-10 लाख रुपए दे दीजिए या 20-20 लाख रुपए दे दीजिए और हमेशा के लिए रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। तो क्या इस आर्गुमेंट को बाय किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इस देश के हर दलित और हर आदिवासी को 20-20 लाख रुपए देकर आप उससे रिजर्वेशन का अधिकार छीन लेंगे, ये एक ब्रूटल ख्याल है। नहीं, मैं ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहा था, सिर्फ नॉर्मल रिजर्वेशन के लिए नहीं, सामाजिक न्याय वाले के लिए नहीं। जो ये ईडब्ल्यूएस वाला लाए हैं, अगर ये शैक्षणिक व्यवस्था और जो हमारी अर्थव्यवस्था नौकरी मिलने की, एम्प्लॉयज के अधिकारों की, उसे करेंगे तो इसकी जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। मैं ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहा था। दूसरा होशियारी इसमें क्या हुई है कि ईडब्ल्यूएस जो है आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी लागू कर दिया है। हाँ, है ना, वहां कोई और रिजर्वेशन आप लागू नहीं करते हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए आपका बड़ा दबाव है। आप देख लो कि आईआईएम में आपने लागू नहीं होने दिया आज तक ओबीसी रिजर्वेशन जी, नहीं लागू होने दिया आपने, आईआईटी में नहीं लागू होने दिया। अपनी रिपोर्ट है सरकार की कि जो पीएचडी की सीटें हैं आईआईटी आईआईएम, यहां आप आने ही नहीं देते हो दलित को, ओबीसी को और आदिवासी को, वहां पीएचडी करने ही नहीं देते हो। वो पीएचडी नहीं करेगा तो वो प्रोफेसर नहीं हो सकता, वो प्रोफेसर नहीं होगा उस तबके का आदमी। ये विशियस सर्किल आपने बना दिया है जी, कि आप उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे जहां से वो एटलीस्ट सोच तो सके। डाइवर्सिटी के आप दुश्मन है इस देश के आला संस्थानों में। एक छोटी सी बात है तुल, जो नवीन ने कहा तो मुझे याद आई, सरकार जातिगत जनगणना कई दल मांग करते रहे हैं, काफ़ी समय से नहीं कर रही है। हम पुराने आंकड़ों पर चल रहे हैं, हमारी हर मिनट में हिंदुस्तान में 4 बच्चे पैदा होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यानी आप देखिए ना, ये जो आरक्षण, ये जो कैटेगरी अलग से सरकार लाई, बिना किसी ताज़ा डेटा के लाई। हाँ, डेटा के बिना आप कैसे करेंगे? इस पर हम बात करेंगे, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन मैं आनंद आपसे एक और पहलू का मैंने जिक्र किया, उस पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ले देकर बात ये आ रही है कि एक तो ये शार्दुल करे कि आंकड़े बहुत पुराने हैं, इसके अलावा कोर्ट के अंदर अपने कितने प्रोजेडिसेस होते हैं जो अब आग्रह दुराग्रह होते हैं, वो भी काम करते हैं क्या? जब 10% सवर्णों की बात आती है और वही सवर्ण वहाँ पर बैठे हुए हैं कॉलेजियम के ज़रिए या जिस भी सिस्टम के ज़रिए वहाँ पहुँचे लोग जो जज हैं, तब वो 50% की सीमा को खोल कर 60% लाने, 70% जहाँ भी तक जाए, अभी तो वो खुला है केवल, तब वो बहुत अकोमोडेटिव हो जाते हैं। अदरवाइज़ वो मुसलमानों के इशू पे, क्रिश्चियन दलितों के इशू पे, अलग अलग लोगों के मुद्दे पर रिजिड बने रहते हैं। तो ये जो आग्रह दुराग्रह है, इस पर ये क्या एक बहुत बड़ा सच है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए अदालतों के? ये जो अब यही है कि उसी 5 जजों की पीठ पर में 2 ने इस पर असहमति भी जताई। तो एक है कि विचारधाराओं क्या मिश्रण हो सकता है किसी भी कोर्ट में, और एक है और बात की ये जो 8 लाख वाली जो बात है, इस पर कोर्ट में ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक सेपरेट केस चलेगा। जो पिछली मेडिकल जो पीजी मेडिकल में एडमिशन था, पिछले साल एक बहुत बड़ा मसला उठा था, और उस पर जो है 8 लाख आपने कैसे तय किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय सरकार से जवाब मांगा था। मेरे ख्याल से वो अभी भी मामला बंद नहीं है। और जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं, वो तो अब उसका कोई क्या समाधान, उसका तो कोई समाधान है नहीं। वो हो सकता है उसका समाधान ये है जैसे कि आपका जो पूर्वाग्रह है वो किसी के लिए वो एक वैलिड मत हो, ये भी हो सकता है। तो आप जिसको पूर्वाग्रह कहें,
तो ये भी है, कई चीजें हैं और समाधान हाँ हो सकता है, कई चीज मतलब मेरे ख्याल से जो मानवीय व्यवहार है उसका अंत में कोई समाधान नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशनल चेक बैलेंसेस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तो इसमें एक चीज है फिर भी। जजेस का अपॉइंटमेंट ही यहाँ जो है एक बहुत पारदर्शिता वाला नहीं है। अल्टीमेटली ये उसी तरफ मैं बात को ले जाना चाह रहा था कि ये जो सिस्टम है जहाँ से जजेस आते हैं, क्योंकि हम क्लोज डोर सिस्टम है। हाँ, तो एक तो इतने क्लोज डोर सिस्टम के जरिए हम देखते हैं रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, उनके नातेदार, बेटी बेटे पोती पोते तक वो वहीं से आते रहते हैं। तो वो डाइवर्सिटी हमारी शीर्ष न्यायपालिका में, कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ओपैक और बहुत ही कम है। तो और एक इसमें मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आलेख था, उसमें जिक्र था कि कांग्रेस सरकार ने जब इस बात की पहल की थी इस तरह के आरक्षण की पहले, तो उसको जुडिशियल रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ा था पहले। तो जुडिशरी इस लाइन को पहले बाय नहीं की थी, ये भी एक प्रेसिडेंट है। और अब एक तरह से इस फैसले का ये भी है कि जुडिशरी ने इस लाइन को अब बाय कर लिया कि तो ये एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये भी है। हालांकि इकोनॉमिक क्राइटेरियन एज अ होल पहले भी रिजेक्टेड नहीं था, लेकिन इस रूप में इसको जो अब जामा पहनाया गया उसको बाय करना ये मेरे ख्याल से मतलब कानून के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मतलब हम नंबर्स की बात करते हैं। बेसिकली अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि जो नंबर्स का मसला है वो अगर सुलझा लिया जाए अब, क्योंकि अब तो खोल दिया है कोर्ट ने रास्ता कि अब 60% होगा, 10% इनको मिलेगा। तो 2-3 चीज़ों पर क्लैरिटी आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जो आपने कहा कि नीतीश कुमार ने इसका समर्थन भी किया, बहुत सारे लोग समर्थन, बेसिकली एक राजनेता के तौर पर वो इसमें शायद अवसर देख रहे हैं कि अब शायद वो अपने तबके के लिए उस तरह से कर पाएंगे या अपनी राजनीति को सपोर्ट करने के लिए उसकी बात कर पाएंगे। जब आपने 60% दिया है तो लगे हाथ ये हो जाए कि भाई ये 72% है ओबीसी या ये 50% है या दलित 40% जो है वो कायदे से हो जाए और उसके आधार पर नए सिरे से बंटवारा हो। ये उन्होंने अवसर देखा होगा। नंबर्स की बात, बहुत पुराने नंबर्स के आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 32 के आंकड़ों के आधार पर, 1932 की जनगणना के आधार पर ये सब हो रहा है। जब ये रास्ता खुल गया है, आप आर्थिक आधार पर करना चाहें, आप सामाजिक आधार पर करना चाहें, जो कि संविधान का मैंडेट था, वहाँ पे आपने उससे डिपार्चर कर लिया है कि अब आप आर्थिक आधार पर भी चले गए, तब भी आप तय करिए। और ये हमारे आपके आंखों के सामने देखने वाला, फिर भी ये देखी कहीं सुनी जाने वाली बात नहीं है। इसके लिए तो आपके पास हार्ड फैक्ट होने चाहिए, डाटा होने चाहिए। तो वो अब हाई टाइम नहीं है, ये अपना समय है जब ये तय हो जाए कि इस देश में गरीब कौन है, किसके पास नौकरियां हैं, किसके पास दूसरे संसाधन है। संसाधन से मेरा मतलब ज़मीनों पर किसका हक है और किसको किस तरह की आय का क्या जरिया, कितना जरिया है। अल्टीमेटली अब ये अगर आर्थिक आधार पे भी जा रहा है तो तय होना, क्योंकि आप देखेंगे जो बॉटम लाइन जो है प्रतिनिधित्व, वो आप देख लीजिए। प्रतिनिधित्व के मसलों पर किसी भी दफ्तर में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्रतिनिधित्व के स्तर पर आप जाकर देख लीजिए। हमने अभी हाल ही में एक सर्वे जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया के साथ मिलकर, न्यूज़ रूम में क्या हालत है जेंडर की और कास्ट की संरचना पे। कास्ट की संरचना में 90% वहाँ पर सवर्ण मिलते हैं, टॉप पोस्ट पे, नीचे की पोस्ट पे। लीडरशिप पोजीशन से पूरी तरह से गायब है, ओबीसी इक्का दुक्का है, दलित पूरी तरह से गायब है, ट्राइबल तो नीचे भी नहीं है। प्रतिनिधित्व तो आपको दिख रहा है, फिर भी अब ये समय है जब इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि अब आप नंबर्स तय कीजिए, फैक्ट कीजिए कि किसके पास किसका कितना प्रतिनिधित्व कहाँ है, चाहे आर्थिक आधार पे करना हो, सामाजिक आधार पे करना, और तब आप तय कीजिए कि किसको क्या मिलेगा। अब इस दिशा में बात बढ़नी चाहिए। नवीन, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और हम लोग खासकर मीडिया के बारे में ना बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की अपनी दुनिया है। जिस तरीके से नरेटिव बनाए जाते हैं, जिस तरीके से बात की जाती है, जो भाषा हम लोग देखते हैं पिछड़े नेताओं को लेकर या इंटेलेक्चुअल्स को लेकर या उनकी वैचारिकी को लेकर, वो बहुत क्रूर है, अश्लील है। और हम माने या ना माने, हम मानते हैं कि हम लिबरल लोग हैं, लेकिन असल में हमारी जो पूरी अपब्रिंगिंग है ना, वो हमारे साथ साथ चलती है अवचेतन में, और बहुत लिबरल होने का दावा करने के बाद भी वो झलक जाती है।
अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि लल्लन टॉप को लेकर बहुत हंगामा मचा, खान सर को लेकर बहुत हंगामा मचा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें एक दिन की है? नहीं, दरअसल आपने लिबरल होना, अपने उदारवादी होने को चादर की तरह इस्तेमाल किया। वो आपकी चमड़ी नहीं है। तो आप चादर बदल के अपनी चमड़ी बदल जाने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो असल सवाल यह है कि आपको अपनी चमड़ी बदलनी पड़ेगी ना, आपको अपनी आत्मा बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये जो भी, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें, छोड़ दीजिए इस रिजर्वेशन के सवाल को, किनारे हटा दीजिए, किसको क्या मिला, जब नौकरी ही नहीं है तो इस रिजर्वेशन का होना क्या है? हाँ, जब तो ये बात तब आगे बढ़ेगी जब प्राइवेट सेक्टर को भी खोला जाएगा। बिल्कुल, बिना उसके इसका कोई अर्थ अब बचा नहीं है, और आने वाले 2-4-5 साल में ये होने लगेगा। इस पर हंगामा तय है। तो जो कहने का मतलब है वो ये है कि जब तक हम औरतों के बारे में जैसे सोचते हैं, या दलितों के बारे में, या पिछड़ों के बारे में, और जो जिस तरीके से वो हमारे न्यूज राइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है, तो वो कब बदलेगा? उसके लिए तो किसी अदालत की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो एजुकेशनल ढांचे की जरूरत है, उसके लिए तो सेंसिटाइज करने की जरूरत है। वो काम हमारा है। लेकिन जो सेंसिटाइज करने की लोगों की जिम्मेदारी है, वो कौन लोग करेंगे? वो पत्रकार करेंगे, वो शिक्षक करेंगे, वो प्रोफेसर करेंगे, वो समाज के दूसरे तबके के लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता करेंगे। वहां आप अगेन फिर उनको नहीं आने देते हो। आप आजकल बहुत जोर है नारीवाद का, हाँ, मतलब हर स्त्री दावा करती है नारीवादी होने का, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये नारीवाद नहीं है, ये समान नारीवाद है। इसमें दलित नहीं है, इसमें आदिवासी नहीं है, इसमें ओबीसी नहीं है। और उसको हटाकर आप अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं, अभी हंस की वैचारिक गोष्ठी हुई, 3 दिन का मेला सजा, वहां पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, हम लोग नहीं गए। हम लोग नियमित तौर पर जाने वाले लोग थे। क्यों नहीं गए? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हंस की जो वैचारिकी रही है, जो राजेंद्र यादव की वैचारिकी, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक ब्राह्मण महासभा का आपने आयोजन बुला लिया है। तो ये सब बातें पहले हम लोग कहते नहीं थे, अब कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जो मंच थे लोकतांत्रिकता के, जो कम से कम थोड़ी बहुत मतलब टापू बचे हुए थे, आप उसको भी नेस्तनाबूद कर देने पर आमादा हूं। लेकिन मलाई उसी की खानी है। आपको कहलाना लिबरल है, आप लोकतांत्रिक अभी भी कहलाना चाहते हैं। दिक्कत तब होती है जब लिबरल कहलाने वाला आदमी फासिस्ट बिहेव करने लगता है, क्योंकि आप फासिस्ट लोगों से तो लड़ लेंगे, क्योंकि वो एलानिया तौर पर फासिस्ट है। लेकिन जो लोग लिबरल होने की चादर ओढ़कर फासिज्म के साथ जा मिले हैं, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। आप बताइए, आपका इस देश में एक लेखिका है और पिछले कई लेखकों को मान लीजिए जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उन्होंने क्या कब बोला इस देश में जो हालात हैं, दलितों को मारे जाने पर, जलाए जाने पर, मुसलमानों को काटे जाने पर, किसी को सुना बुकर अवार्ड भी मिला है, कब बोला उन्होंने? नहीं बोलते ये लोग। इसके लिए तो किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो आप जब बोलना बंद कर चुके हैं, इस वजह से हमारे जैसे लोगों को या आपके जैसे लोगों को चीखना पड़ता है। नहीं बोलने से अब काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्पेस सिमट रहा है और इसके पीछे कास्टिस्ट माइंडसेट काम करता है, निश्चित तौर पर काम करता है। जो बचे खुचे लोग हैं उनको इसलिए जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि जिनसे हमने उम्मीद की थी कि उनके बोलने से कुछ असर होगा, उन्होंने बोलना छोड़ दिया है। तो शार्दुल, आपकी इस पर आखिरी टिप्पणी, फिर हम अगले विषय पर जाएंगे। जी देखिए, नवीन ने जो बातें कही वो बिल्कुल प्रासंगिक हैं। उससे मेरे दिमाग में एक बात आई, ये कई बार खासतौर से राजनीतिज्ञों की तरफ से दो सचों की लड़ाई दी जाती है। देखिए, हम गरीबी और सामाजिक अन्याय तरह तरह का, वो किसी भी तरह का हो सकता है और बहुत तरह से हिंदुस्तान में होता है। हमने तो खुद रिपोर्ट भी की थी, जो राजस्थान में हत्या हुई थी केवल मूंछ रखने पर, या कितनी बार घोड़ी चढ़ने पर ये सब होता है। हमारे सामाजिक तबके से आप सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा। तो ये अन्याय और 10 तरह के अन्याय, ये इन दोनों की लड़ाई बना दी है, व्यक्तिगत और सामाजिक सच का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वो गरीब है तो उसकी व्यक्तिगत सच्चाई उसके लिए वो हमेशा सही रहेगी। जैसा नवीन ने बोला, हम अपने अनुभवों से ही सीखते हैं, उन्हीं को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, वही हमें सहज और असहज बनाते हैं जगह जगह पर, और वो समाज बनाता है क्या। लेकिन जो कोर्ट ने बात कही, और मैं आखिरी बात इसी पे कहूँगा कि ये इम्परमानेंट है ना, ये परमानेंट नहीं हो सकता, सदैव हमेशा नहीं रह सकता। भाई, आपने आज तक इस समाज के इस सत्य को
पूरी तरह से खुलकर पारदर्शी होकर एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप जनगणना करने को तैयार नहीं हैं, उसको नंबरों को बताने को तैयार नहीं हैं, तो बाकी सारी चीज़ें तो केवल दिखावा है ना, केवल आवरण है उसको ढाकने का कि थोड़ा चलता रहे। ठीक बात। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आई एक नई गाइडलाइन है भारत के टेलीविज़न चैनलों के लिए, खासकर समाचार चैनलों के लिए। उनको ये अब नया एक सुझाव दिया गया है और उसके लिए थोड़ा सा समय भी दिया गया है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग को उसके हिसाब से ट्यून इन कर लें और राष्ट्रहित और समाज हित के मुद्दों को, विषयों को आधे घंटे के लिए वो रोज़ाना प्रसारित करें अपने चैनल पे। अब इसको पढ़ने के बाद मेरा दिमाग उड़ गया, अचानक से फ्यूज जैसे बल्ब का उड़ जाता है, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि कोई भी वो खबर जो पत्रकार करता है, कोई भी ऐसी खबर, मैं प्रछन्न नहीं तो एजेंडा ये सबको परे हटकर मैं रिपोर्ट और पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। उसका अल्टीमेट एकमात्र मकसद ही होता है कि कोई स्टोरी जा रही है, ये उसको नापने का पैमाना ही यही है कि ये स्टोरी मेरी है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि पब्लिक मनी का मिसयूज़ हुआ है जी। पब्लिक मनी यहाँ पे इन्वॉल्व थी। नेताजी अपने घर पे उसका बेडरूम खरीद के बेडरूम में अपने सजा लिए ले जाके, या बाबू कोई ब्यूरोक्रेट है उसने अपनी बीवी को, पब्लिक मनी इन्वॉल्व थी और वो सरकारी गाड़ी से बीवी सब्जी खरीद रही है। स्टोरीज जो रिपोर्ट करता है। अब पब्लिक इंटरेस्ट का इसके अलावा, और वो राष्ट्रहित भी बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, वही पब्लिक इंटरेस्ट अल्टीमेटली समाज का हित है और वही राष्ट्र का हित है। तो ये जो राष्ट्रहित के आधे घंटे में अलग से दिखाई जाने वाली चीज़ है, वो अलग राष्ट्रहित क्या होता है, पूरी पत्रकारिता से इतर राष्ट्रहित क्या होगा। आनंद, नवीन, शार्दुल, आप तीनों लोगों की टिप्पणी मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सरकार की जो गाइडलाइन है, बेसिकली सरकार ये कहना चाह रही है कि आप हमारी अच्छी चीज़ों को दिखाइए, वो चाशनी में लपेट के बोल रही है, या आप हमारी तारीफ़ कीजिए, आपकी नकेल हमारे पास है, अभी हम आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, बाद में इसको हम 10 घंटे 5 घंटे का भी कर सकते हैं कि आपको हमारी ही बात करनी पड़ेगी। सरकार कहना क्या चाह रही है, नेशनल इंटरेस्ट से उसका लेना देना क्या है, पत्रकारिता पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा और होती क्या है जो भी हो रही है। आनंद, देखिए ये बहुत ही मतलब ब्रॉडली डिफाइंड जो है डायरेक्शन है, और इसमें कई शब्द ऐसे यूज किए गए हैं जो आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज का है, वो उसके जैसे अगर डिटेल में डायरेक्टिव पढ़िएगा तो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, हेरिटेज, हिस्टोरिकल और नेशनल इम्पोर्टेंस। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जो लोग तो ऐसा करते ही हैं, तो उसका डिफेंस भी यही होगा। अगर कोई कहे कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो चूंकि ब्रॉडली डिफाइंड डायरेक्टिव है, तो उसका जो उत्तर भी लोग उसी तरह से अपने को जस्टिफाई कर सकते हैं टीवी चैनल्स कि हम तो कर रहे हैं। अगर बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन होता कि आप ये दिखाइए, तब जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन इतना ये ब्रॉडली डिफाइंड है कि मेरे ख्याल से टीवी चैनल्स को इसमें बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें जो प्रैक्टिकल बात है, जो ये एक डायरेक्शन है जिसका ब्रॉड डेफिनेशन है, इसका आंसर भी बहुत ब्रॉड होगा। तो ये है, ऐसी चीजें पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, दूरदर्शन वगैरह जो है, जो कृषि दर्शन या फिर सरकारी कार्यक्रम वगैरह या गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे योजना वगैरह, सरकारी कार्यक्रम। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ आनंद, क्या इस तरह का कोई, किसी बहुत रोबस्ट हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरह की कोई गाइडलाइन आनी भी चाहिए कि आप आधे घंटा हमारे मन का प्रोग्राम दिखाइए? न्यूज चैनल से एक ये भी जो है लोगों की शिकायत रही है कि ये एक इंटरटेनमेंट का एक्सटेंशन हो गया है। तो अब जो सांप, भूत, फिल्म और बॉलीवुड, इससे भरा हुआ जो न्यूज चैनल्स का जो रहा जी, उस पे एक लोगों के की भी आलोचना है कि ये एक इंटरटेनमेंट चैनल का ही एक्सटेंशन हो गया है। हाँ, वो उस संदर्भ में जो है कई लोग इसको वैलिड भी ठहरा देंगे कि भाई जो समाचार चैनलों का काम है वो करो, जो
इम्पोर्टेंट चीजें हैं, न्यूज वर्दी हैं, या जो राष्ट्रीय पटल पर होनी चाहिए वो दिखाओ। तो एक तो वो भी है, हो सकता है इस आलोचना को भी प्ले कर रहा हो कि भाई न्यूज चैनल्स जो हैं इंटरटेनमेंट, ये तो इंफोटेनमेंट जो है, इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया है। ये तो मतलब 2-3 सालों से चलता ही जा रहा है, 2-3 दशकों से देखा ही जा रहा है, जब से प्राइवेट चैनल, जिसको टेब्लोराइजेशन ऑफ टीवी जर्नलिज्म कहते हैं, ये टेब्लॉइड्स हो गए हैं। तो एक उसकी भी प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक बात है। मेरा सवाल ये था असल में कि क्या इस तरह की गाइडलाइन किसी भी बहुत ही रोबस्ट, उस तरह के स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए कि सरकार इस तरह की गाइडलाइंस करके आधे घंटे आप क्या दिखाएंगे, एक तरह से उस पर वो उसके, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एयरवेव्स पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए उसके मन का। अब ये कोई सर्वे नहीं कि पब्लिक क्या देखना चाहती है, और पब्लिक क्या देखना चाहती है ये तो पत्रकारिता का वो हो भी नहीं सकता। नवीन? नहीं, आपने बहुत मतलब चर्चा को बहुत सलीके से मोड़ दिया, और वो बड़ा अच्छा है कि उस पर बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आधे घंटे दिखाना है। मुझे तो लग रहा है कि जो भी टाइपिस्ट रहा होगा उसने गलती कर दी टाइप करने में। लिखना ये रहा होगा कि आधे घंटे तक आप मन की पत्रकारिता कर सकते हैं, जो चलाना हो चला लीजिए, क्योंकि आप 24 घंटे जो लगातार कथित तौर पर राष्ट्र हित की बातें चला रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी अपनी विश्वसनीयता के बारे में सोचिए, आधा घंटे का कोई ऐसा शो बना लीजिए जिसमें आप रियल जर्नलिज्म कर सकें। एनीवे, हाँ, क्योंकि आप देखिए कि हर एक, आप गौर कीजिए कि सब जगह जो है ना आधे आधे घंटे का ही शो था, जहां वाकई कुछ रिपोर्टें दिखाई जाती थी। आप एबीपी न्यूज पर देख लीजिए, पुण्य थे। आज तक पर एक शो चला करता था, दस्तक चला करता था। इसी तरीके से एक और शो चला करता था जिसको अभिसार करते थे। लेकिन आप धीरे धीरे उस आधे घंटे के शो को लेकर भी बहुत क्रूर हो गए, बहुत परेशान होने लगे, और चीजें कहाँ गई ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो ये सवाल है कि आप इस आधे घंटे से डिफाइनिंग तय हुई है कि ये जो आप राष्ट्रवाद फैला रहे हो उसको आप एक सर्टेन डायरेक्शन में मोड़िए। आप जो अपने से मानकर बैठ गए हैं कि अब बताइए कि 3 घंटे तक, 4 घंटे तक जो देव दीपावली दिखाई गई वो किस कैटेगरी में आएगा? राष्ट्रहित में आएगा। अयोध्या में जो लक्ष्मण जी उतरे और पधारे और हेलीकॉप्टर से आए और 3 लाख 4 लाख 5 लाख दिए जलाए गए, वो किस कैटेगरी में आएगा? तो ये तो फिजूल की बात है कि आप मतलब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, रामलीला, एक चैनल चलाता था राम की खोज। राम जिस रास्ते पर चले उस पर एंकर जाता तो पता नहीं किस किस गुफा में घुस गया, कहता था राम जी आए थे। हाँ, तो वो एंकर नहीं घुसा था, वो जर्नलिज्म गुफा में घुस गया था, है ना? हाँ, एक एंकर समुद्र में कूद गई थी कृष्ण की द्वारका खोजने। अब आप सोचिए, तो इसलिए दरअसल अब ट्यूनिंग शुरू की है सरकार ने, और ये लिटमस टेस्ट किया है, ओपन इसलिए छोड़ा है। दरअसल हर एक चीज पहले एडवाइजरी की शक्ल में आती है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, बेरोजगारी खत्म होनी। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री, आप किससे पूछ रहे हो? होना, कौन बोलेगा नहीं खत्म होना चाहिए? तो ये पूरे इस सरकार के काम करने का तरीका है कि आप एडवाइजरी की शक्ल में कहते हो कि एक राष्ट्रवादी शो का फॉर्मेट बनाइए। तो टीवी चैनल वाले तो 24 घंटे की अपनी प्रोग्रामिंग पिछले 5 साल 7 साल की रख देंगे कि आप बताइए इसमें से हुजूर कौन सा खराब लगा, कौन सा नहीं है नेशनल इंटरेस्ट में, कौन सा नहीं है राष्ट्रवादी आपके हिसाब से, हम उसमें भी करेक्ट कर लेंगे। आप सोचिए, आज तक जैसा चैनल खुलेआम कहता है कि मोरबी की घटना के लिए लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, इससे ज्यादा राष्ट्रवादी बात और क्या होगी? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब और सारी चीजें, अब देखिए जो इसमें छुपी हुई चीज है वो ये है कि स्क्रिप्ट सरकार लिख के देना चाहती है। ये जो कहा गया है ना कि आपको समय दिया जाता है कि आप तय कर लीजिए प्रोग्राम का फॉर्मेट, नहीं, इशारे में आपको बताया गया है कि हम समय थोड़ा सा ले रहे हैं और प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बनाकर दे देंगे और आपको उस पर चलना है। तो वो जो कहा जा रहा था, जो वो अदृश्य शक्ति है वो लटियन दिल्ली वाली, जो जिसके व्हाट्सएप पे शाम को सारे चैनलों के प्रोग्राम हूबहू एक जैसे, एक शब्द एक भाषा में आते थे, वो अब आधा घंटा सीधे खरीद लेना चाह रही है अदृश्य शक्ति। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था अभी 10-15 दिन पहले, और उसमें आज तक
और एबीपी न्यूज और जी न्यूज एक ही टाइम बैंड में सेम लाइन और सेम ग्राफिक्स चलाते हुए एंकर सेम लाइन बोल रहा था, सेम ग्राफिक चल रहा था और सेम तरीके की स्क्रिप्टिंग चल रही थी। ये हो नहीं सकता है कि जी का प्रोड्यूसर, आज तक का प्रोड्यूसर, एपीपी का प्रोड्यूसर सब एक ही तरीके से इतना सोच रहे हो कि लिख भी दिया सेम, डिजाइनिंग भी सेम कर दिया, एंकर भी वही पढ़ दिया। या ऐसा हो सकता है कि तीनों ने मिलके थोड़ा कास्ट कटिंग कर लिया, आउटसोर्स कर दिया किसी एक को। हाँ, आउटसोर्स कर दिया होगा। शार्दुल, देखिए सारी ज़रूरी बात आप सभी ने की। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि पहली बात, ये सरकार ने जारी क्यों किया, 2 सवाल। और दूसरा, क्या सरकार निश्चित करेगी फिर हर महीने के बाद, क्या टेबल बनेगी कि इसने दिखाया था, इसने नहीं दिखाया था, और उसका रिव्यू होगा? भाई सरकार डिसाइड कर, फिर 30 मिनट, ये 30 मिनट की समय अवधि कैसे डिसाइड हुई? क्या 30 मिनट राष्ट्र और देश और समाज के लिए, अच्छी भावना के लिए 30 मिनट ये कहाँ से आए कि केवल 30 मिनट दिखाना है? 60 क्यों नहीं दिखाना? और इसके बाद फिर आप बाकी 24 घंटे क्या 23.5 घंटे राष्ट्र विरोधी काम करते रहेंगे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज, ये कैसे डिसाइड होगा? ये इतनी ब्रॉड है कि क्या राष्ट्र विरोधी है, क्या राष्ट्र हित है। मैं तो ये मानता हूँ विज्ञान के कार्यक्रम दिखाने चाहिए। आप अपने आप ही इतने सारे सामाजिक विकारों को कम कर देंगे अगर लोग सोचने लगेंगे कि बेकार की बात है। रैशनल शोज है ना, आपको व्यवहारिक सोच पैदा होगी आपके अंदर। तो आप ये सोचेंगे कि भाई कोई कहीं भी पैदा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी भी परिवार में पैदा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो जो व्यक्ति है, आप उसे जीने दें, काम करने दें, स्वतंत्रता से जीने दें। वो जिससे मर्जी शादी करे, आपको क्या दिक्कत है? है ना भाई, तुम कौन हो, तुम्हारे घर में तो कोई नहीं आ रहा। दूसरा तो लाइन आई ना कि हम लोग कट्टर देशभक्त हैं। तो ये जो कट्टर देशभक्त आया ना, एक तरफ कट्टर ईमानदार है, दूसरी तरफ कट्टर देशभक्त। कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त। अभी हमने किसी चैनल का प्रोमो चलते देखा कि आइए चलते हैं, आइए चलिए करते हैं देशभक्ति डट कर। हाँ, चलते हैं कर्तव्य पथ पर। तो ये जो डट कर देशभक्ति करने निकला है ना पत्रकार, वो कूद फांद में जो है ना, वो सब हाथ पैर टूट जाएगा जर्नलिज्म का। एक चीज और, ये इसमें इन्होंने सारे टीवी चैनलों की बात की है, केवल मीडिया की नहीं की। मैंने अब मुझे बताइए कि अब दूसरी बात, जैसे नवीन ने बोला इसमें मनोरंजन भी आता है। भाई मेरे को क्या मनोरंजन पसंद है, उसमें आप कहाँ से राष्ट्रहित लाएंगे? ये कहाँ से आ रही है बात? ये बात इतनी आर्बिटरी है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, इसका केवल एक रीज़न है। आप अगर बैक देखें, भाई ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम को इससे क्या मतलब कि मैं किस चीज़ से मनोरंजन कर रहा हूँ। मैं फैशन टीवी देखता हूँ, तुम्हें क्या करना है? तुम बैन कर दो तो मैं नहीं देखूंगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, मैं वो विचार नहीं रखता, ये बात आप तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन भाई आप चैनल डिसाइड करो ये चलेंगे, फिर मैं क्या देखूंगा, ये आप क्यों डिसाइड करना चाहते हैं? अल्टीमेटली बात वही है कि आप इस तरह का कोई कार्यक्रम, कम से कम खासकर ये चीज़ मीडिया पर लागू करना हास्यास्पद भी है और मतलब खिल्ली उड़ाने वाली बात है कि जो भी चीज़ होती है जर्नलिज्म में, पत्रकारिता का बेसिक पैमाना, बॉटम लाइन यही है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। मुझे लगता है सरकार कह रही है कि टीवी चैनल भक्ति में हमारी ज़्यादा बौरा गए हैं, इन्हें दे दो, क्या कहना है, नहीं तो ये खुद बवाल करते रहते हैं। आज की चर्चा को हम यहाँ रोकेंगे, उससे पहले हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आनंद, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे श्रोताओं को अपना रिकमेंडेशन दीजिए। मेरे चूंकि एक इसमें मैं एक सब जोड़ूंगा कि जो इसमें जो डायरेक्शन जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें नेशनल इम्पोर्टेंस है, नेशनलिस्ट इम्पोर्टेंस नहीं। तो ये ज्योग्राफिकल सेंस में नेशन की बात कर रहा है कि मतलब कि जो राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण समाचार है। तो मेरे ख्याल से इसका एक आलोचना ये हो सकती है कि रीजनल चैनल्स जो हैं वो अगर राष्ट्रीय समाचार कवर करने लगे तो वो फिर उनका रीजनल मैंडेट भी सिकुड़ जाएगा। तो और बाकी चीजें इतनी ब्रॉड हैं, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। वो सरकार विरोधी हो या सरकार समर्थक, राष्ट्र विरोधी हो। नेशनल इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से मेरी जहां तक अलग लोग की व्याख्या हो सकती है, वो बहुत ब्रॉड है। नेशनल इम्पोर्टेंस के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो इसका ये नहीं है कि नेशनलिस्ट करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। मतलब ज्योग्राफिकल सेंस में नेशन है। तो एनीवे मेरी क्योंकि टेलीविजन की बात हुई है, तो मैं जो भारत में जो टेलीविजन व्यूअरशिप का ग्रोथ है, इससे रिलेटेड जो है ननील मेहता की किताब टीवी नेशन जो है,
वो एक मतलब अच्छे शोध पर आधारित है और उन्होंने उसका विश्लेषण अच्छा दिया है। पुरानी किताब है, नई किताब नहीं है। और भारत में जो टेलीविजन व्यूअरशिप कैसे इवॉल्व हुई, उसके अलग-अलग वर्ग कैसे बटे, प्रोग्रामिंग का फिर व्यूअरशिप कैसे बढ़ा और उसके अलग-अलग प्रतिक्रिया क्या रही लोगों की। तो एक टेलीविजन मास जो तैयार हुआ, पब्लिक स्फीयर तैयार हुआ, उस पर उनकी किताब है। मैं वही रिकमेंड करूँगा क्योंकि टेलीविज़न की बात हुई है। ठीक बात। एक और है कि इसमें ये जनरल टीवी चैनल्स वगैरह भी हैं और न्यूज़ चैनल। एक सिर्फ़ वर्ग को इससे जो है अलग रखा गया है, उनको छूट दी गई है, स्पोर्ट्स चैनल। स्पोर्ट्स चैनल्स पे ये लागू नहीं होता है। ठीक बात। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? मेरा पहला रिकमेंडेशन टाइम्स ऑफ इंडिया से है। 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट छपा कि एक व्यक्ति ने सपरिवार दिल्ली छोड़ने का निर्णय ले लिया। वो प्रदूषण की वजह से, उसकी वजह से उन्हें, उनके बच्चों को, उनके परिवार को जो दिक्कतें आ रही थी, और वो दिल्ली से प्यार करते थे, दिल्ली में पले पड़े थे, तो पढ़ने लायक है, वो ज़रूर पढ़ें। दूसरा, न्यूज़ लॉन्ड्री की हिमाचल से और गुजरात से रिपोर्टिंग। चुनाव का सीज़न है, चुनाव में नेता थोड़ा बात करना पसंद भी करते हैं, नहीं तो आजकल तो गायब रहते हैं, खासतौर से सत्ता दल के। तो देखिए, ज़मीन से जुड़े कुछ तथ्य। तीसरा, अभी बात करते हैं, मुझे लगा सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए प्रोग्रामों की और राष्ट्रीय महत्व। तो एक प्रोग्राम आता था जो बिना कहे इस बात पे बड़ा फिट बैठता था, और जो मैंने एक हेडलाइन दी थी मस्खरों से जुड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन से, उससे भी, जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो आता था। वो देखिए, वो सामाजिक रूप से प्रासंगिक भी था, शायद लोग कहें नहीं था, लेकिन और फनी भी था, राष्ट्रहित में भी था, और ये बात मानकर चलिए कि आज वो हो नहीं सकता था। तो वो देखिए, यूट्यूब पर मौजूद है। नवीन, आपका रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए? मुझे लगता है कि हम लोगों ने कास्ट पर बहुत बात की है, EWS पर बहुत बात की है, तो सब लोगों को ही एक किताब है निकोलस बी डर्क्स की, कास्ट्स ऑफ माइंड, की दिमाग की जाति होती है। वो केवल पैदाइश के आधार पर नहीं होती, वो दिमाग के आधार पर होती है, और वो कैसे काम करती है, और खासकर इंडिया को कोलोनाइज करने में कास्ट का रोल क्या रहा है, ये मैं रिकमेंड करूंगा। और एक हल्की सी किताब है आनंद तेलतुंबड़े की, कास्ट मैटर्स। ये भी उसी लिहाज से, और इसमें आनंद तेलतुंबड़े ने अपनी कहानी लिखी है कि वो कैसे महाराष्ट्र के एक गांव में कास्ट को फेस करते थे, और कैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक कास्ट उनका पीछा करता रहा। और जब उन लोग वहाँ लोगों, अपने ही भारत से आए हुए लोगों को ये बताया कि देखो, कास्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में, शोषण का ये टूल है, उन लोगों ने कहा कि तुम कैम्ब्रिज आकर भी यही सब फैला रहे, भारत को बदनाम कर रहे। तो वो कैसे महाराष्ट्र के गांव से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पसरा हुआ है। तो इसके लिए कास्ट मैटर्स किताब जो है, वो बहुत जरूरी किताब है। ये दोनों किताबें मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं 2 छोटे छोटे रिकमेंडेशन। एक तो चूँकि मुझे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की फिल्में बहुत पसंद हैं, तो एक नेटफ्लिक्स पे अच्छी सी मूवी आई है, रॉबिंग मुसोलिनी। ये रॉबिंग मुसोलिनी है, बेसिकली 1945 के आखिरी का टाइम है, जब ये इटली से फरार होने की कोशिश कर रहा है मुसोलिनी, और वहाँ जो उसके सारी संपत्ति थी, बहुत सारा ट्रेजर था, सोना और ये रुपया पैसा, तमाम संपत्तियों को उठाकर वो अपने साथ ले जाने की फिराक में था। मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन, यहाँ पे कहीं उसने अपने लिए असाइलम की बात कर रखी थी, पर वो हो नहीं पाया, और बेसिकली अंत में वो तो उसको लटका दिया वहाँ की जनता ने, विरोधी फोर्स ने। तो उस ट्रेजर को लूटने का भी एक ग्रुप कोशिश कर रहा था, ताकि उसको किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट न रह जाए मुसोलिनी को, जो कि वहाँ के रेबल उसमें शामिल थे, जो विश्व युद्ध में फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे लोकल गुट थे। तो उसने उस पूरे ट्रेजर को, करोड़ों अरबों रुपए का जो सामान था, सोना चांदी, उसको चुराने की कोशिश की। उस पर वो फिल्म है, तो बड़ी मज़ेदार सी फिल्म है, एक पॉलिटिकल भी है। और दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑक्सफैम इंडिया के साथ जो न्यूज़ लॉन्ड्री ने हु
टोल्ड योर स्टोरी करके एक रिसर्च जो अभी प्रकाशित की है, जिसमें भारत के जो न्यूज़ रूम है, जो मीडिया के अंदर का स्ट्रक्चर है, कास्ट का स्ट्रक्चर है, जातियों का, स्टोरी डज मैटर्स। तो ये उसको उस रिपोर्ट को पढ़ें, आपको आइडिया लगेगा कि जैसे भारत की मीडिया का हाल है वैसे ही बहुत सारे दूसरी जगहों को, दूसरे सार्वजनिक स्थानों के भी नौकरियां जहाँ जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी करीब करीब वही संरचना है। और ये हमें बताता है मूल रूप से कि जो सरलीकरण है ना, कि गरीब को नौकरी सिर्फ दे देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सिर्फ उस सरलीकरण से आपको बचने की भी के लिए तरफ भी मुखातिब करता है, जोड़ता है कि इतना आसान नहीं है कि सिर्फ कि आप ये सोच लें कि भाई गरीब को 2 रुपये देना। गरीब को 2 रुपये देने का मसला नहीं है आरक्षण, उससे भी बहुत ऊंचे एक हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंसीडर करके इसके बारे में सोचा था इस देश के जो भी नीति नियंता थे आज़ादी के समय। तो वो उसके लिए इस रिपोर्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आनंद, नवीन, शार्दुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक छोटी सी अपील ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को समर्थन दीजिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हम इस समय कवर कर रहे हैं। ये सारा का सारा कवरेज हमारे एनएल सेना के जो समर्थक हैं उनके ज़रिए संभव हो पा रहा है। तो इसको जल्दी से जल्दी समर्थन देकर और इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।